Good morning to everyone. Welcome back to my channel Hobby Zone, also known as Brainstorm. Today we're going to be studying science chapter number 1, crop production and management. So, prior knowledge मतलब पिछली क्लासेस में जो हमने याद करा है, पहले जो हम लोगों ने याद करा था. We get our food from both plants and animals. हम लोग अपना खाना एनिमल से भी पा सकते हैं और प्लांट से भी पा सकते हैं. Plants show autotrophic mode of nutrition while animals are heterotrophic and depend on plants for their food. Seeds need adequate sunlight, water and air to grow into new plants. So learning objectives means what we will learn in this chapter. In this chapter we will learn Rabi and Kharif crops, basic agriculture practices, various traditional and modern agriculture implements, animal husbandry. History of agriculture. From the pictures given in Let's Get Going, we know that growing plants and raising animals is an age-old practice. Before the advent of agriculture, humans used to live as hunter-gatherers, which means they lived on nomadic lifestyle, moving from one place to another in search of food and shelter. After some time, they started keeping herds of livestock and took them wherever they moved. Later, they discovered the plants could be grown from seeds and they didn't have to follow their nomadic lifestyle. The origins of farming has been traced to about 10,000 years ago, somewhere in Indus Valley and parts of China. Gradually, humans developed tools and tried different methods to improve their produce. This led to the evolution of agriculture. Now, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर की हिस्ट्री, पहली एंशियंट चीज़ कि कैसे वो आई, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ. तो हमें पता है कि प्लांट्स को ग्रो करना और एनिमल्स को मतलब ऐसे पाल पोस के बड़ा करना, ये है बहुत ही एज ओल्ड प्रैक्टिस है. एग्रीकल्चर के एडवेंट के पहले जो ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे, एक हंटर गैदरर्स, मतलब वो लोग एनिमल्स को हंट करते थे और उनको मार के तब जाके वो लोग खाते थे, जिसका मतलब वो नोमैडिक लाइफस्टाइल में रहते थे. एक जगह से वो दूसरी जगह जाते रहते थे खाने और रहने की तलाश में कि कहाँ रह सकते हैं और कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ खाना भी मिलेगा और रह भी सकते हैं. लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने वो क्या करने लगे, हर्ड्स ऑफ लाइवस्टॉक मतलब खाना वो स्टॉक करने लगे. जैसे चींटियाँ सर्दी के पहले खाना जमाती है ना, ढूंढ के लाती हैं, फिर अपने बिल में जमाती हैं, वैसे ही ये लोग भी करने लगे. और ये इस लाइवस्टॉक को ये लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ लेकर जाते थे. फिर बाद में उन लोगों ने ये चीज़ डिस्कवर करी कि जो प्लांट्स हैं वो सीड मतलब बीज से ग्रो हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपने नोमैडिक लाइफस्टाइल को फॉलो उन्हें नहीं करना पड़ेगा. वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें क्या कहते हैं, एनिमल्स को मार के नहीं खाना पड़ेगा. फिर ये चीज़ उनकी लाइफस्टाइल में आई, और जब आ गई तो नोमैडिक लाइफस्टाइल का टाटा बाय बाय हो गया. द ऑरिजिन्स ऑफ फार्मिंग have been traced for about 10,000 years ago, somewhere in Indus Valley and in parts of China. जो फार्मिंग के ऑरिजिन्स हैं वो करीब 10 साल पहले हुआ था. 10,000 साल पहले फार्मिंग ट्रेस हुई थी. इंडस वैली में हुई थी, कहीं ना कहीं इंडस वैली में, और चाइना के कुछ पार्ट्स में हुई थी.
ग्रेजुअली मतलब चलते ही आगे बढ़ते बढ़ते जो ह्यूमंस थे, जो उस सदी के लोग थे, वो टूल्स बनाने लगे और कुछ अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या करने के लिए? ताकि जो वो लोग बीच से जो प्रोड्यूस करें वो और अच्छा अपने उस प्रोडक्शन को और इम्प्रूव कर सकें। फिर जब ये वो लोग चीज़ें ट्राई करने लगे तो उस वक्त हुआ था एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग आते हैं एग्रीकल्चर पे। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग growing plants and rearing animals for food, fiber and other useful products on a large scale is called an agriculture. The term agriculture has been derived from the Latin word ager meaning field and cultura meaning cultivation. Plants of same kind cultivated on a large scale are called crops. अब एग्रीकल्चर क्या होता है? जब हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं या एनिमल्स की रियरिंग खाने के लिए, फाइबर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ऐसे बहुत सारी यूज़फुल चीज़ों के लिए जब करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, तब उसको एग्रीकल्चर कहा जाता है। जो एग्रीकल्चर जो टर्म है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। एगर कल्चरा, जिसका मतलब होता है फील्ड कल्टीवेशन। जो प्लांट्स जो एक किस्म के होते हैं और अगर उन लोग को कल्टीवेट करा जाए एक बहुत लार्ज स्केल में, तब वो क्रॉप्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग का वीट है और क्या कहते हैं, राइस है, ये सारी चीज़ें ऑन अ लार्ज स्केल उनको लार्ज स्केल में कल्टीवेट किया जाता है, इसीलिए उनको हम लोग क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। Different kinds of crops are grown in India. Cereals, pulses, oilseeds, fruits and vegetables are called food crops. Crops grown mainly for commercial purposes that to obtain profit are called cash crops. Cash crops. Tea, coffee, rubber and spices are example of cash crop. अब इंडिया में बहुत तरीके के क्रॉप्स मतलब उगते हैं, बहुत सारे तरीके के इंडिया में होते हैं। सीरियल्स होते हैं और पल्सेस मतलब दाल होती हैं, ऑयल सीड्स होते हैं, फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को फूड क्रॉप्स कहा जाता है, जो कि हम लोग खाते हैं। अब एक और तरीके के क्रॉप्स होते हैं, वो होते हैं कैश क्रॉप्स, जो कि उनका पर्पस होता है, उनका कमर्शियल पर्पस होता है, जिससे वो लोग प्रॉफिट कर सकें, जिससे उन लोग का प्रॉफिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर एंड स्पाइसेस, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं कैश क्रॉप के। क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। India is a vast country with varied climatic conditions such as temperature, humidity and rainfall. All crops cannot grow at the same season. Different crops have different climatic requirements. For their proper growth based on different seasons, crops can be classified into two types, Kharif and Rabi. Table 1.1 shows some blah 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 blah. तो यहाँ पे कुछ आते हैं डिफ्रेंशिएशन की चीज़ें बिटवीन खारिफ एंड राबी क्रॉप्स। अब खारिफ क्रॉप्स क्या होता है? ये ज़्यादातर, पहला पॉइंट है कि ये ज़्यादातर रेनी सीज़न में होते हैं। कब से कब? जून और सितंबर के बीच में इनको ग्रो कर सकते हैं। ये ज़्यादा पानी रिक्वायर करते हैं, ग्रोथ के लिए इन्हें ज़्यादा पानी चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं इनके पैडी मतलब राइस, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट। अब राबी क्रॉप्स क्या होते हैं? ये ठंडियों में उगाए जाते हैं। कब से कब तक? अक्टूबर टू अप्रैल, इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये उगते हैं। ये इनको कम पानी चाहिए ग्रोथ के लिए, इन्हें खारिफ की तरह ज़्यादा नहीं चाहिए। और राबी क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, बेरली, pea, linseed and mustard.
basic agriculture practices. Cultivation of crops involves a series of activities in a particular order over a period of time. अब क्रॉप्स की जो कल्टीवेशन होती है वो एक सीरीज़ मतलब सीक्वेंस में उन्हें एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, सीरी में चाहिए होती है जब तक वो लोग उग रहे हैं ऑन अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑल दीज एक्टिविटी आर कलेक्टिवली नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. द 3 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर comprised of preparation of soil, selection and sowing of seeds, adding manure and fertilizers, irrigation, protection of crops and harvesting and storage of grains. इसे कहीं से 3 तो लग नहीं रहे 3 प्रैक्टिसेस, लेकिन कोई बात नहीं. पहली चीज़ है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को अच्छे से तैयार करना. सॉइल सबसे ज़्यादा मेन मीडियम है जहाँ पे प्लांट्स उगते हैं. प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है, मिनरल चाहिए होता है, मिनरल सॉल्ट्स चाहिए होते हैं और एयर चाहिए होता है. कहाँ से? सॉइल से. तब इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हम मतलब ये ख्याल रखते हैं कि ये सब कुछ प्लांट्स को आसानी से अवेलेबल होना चाहिए. सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उसको तैयार किया जाता है क्रॉप को बोने से पहले. अब ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में भी 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक तो प्लॉइंग और एक है लेवलिंग. अब प्लॉइंग क्या होता है? प्लॉइंग है द प्रोसेस ऑफ लूसिंग एंड टर्निंग द सॉइल एंड द टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग और टिल्लिंग. अच्छा, अब ऐसा प्रोसेस जो कि सॉइल को थोड़ा सा लूज़ करता है, मतलब उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़ा सा दूर जब होते हैं, कुछ ज़्यादा एयर होती है उसमें, तब जाके उसको प्लोइंग कहते हैं. द फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग. अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ एडवांटेजेस दिए गए हैं प्लोइंग के. पहला, द लूसिंग ऑफ ऑयल allows the roots of plant to penetrate deeper into the soil. This helps the plant to anchor itself firmly into the soil. अब जब सॉइल को लूज़ कराया जाता है तो क्या ये चीज़ अलाउ करती है? ये जब प्लांट्स के जो रूट्स उगते हैं वो क्या होता है, वो सॉइल में और ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं और नीचे चले जाते हैं. ये क्या करता है, ये जब लूज़ हो जाती हैं तब तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को अच्छे से पकड़ सकते हैं, एकदम अच्छे से पकड़ लेंगे, जिसके कारण वो किसी भी चीज़ से हिलेगा मतलब लेकिन उड़ेगा नहीं. इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द न्यूट्रिशन रिच सॉइल to the top and mixing with fertilizers properly so that the plants can absorb these nutrients more easily. अब जब प्लोइंग करते हैं सॉइल में तो ये क्या करता है, जो न्यूट्रिशन रिच सॉइल जो कि सॉइल बेड में बहुत नीचे मिलता है, मे बी हॉरिजॉन B और C में मिलता है, वो ऊपर आ जाते हैं. और जो फर्टिलाइज़र उसके ऊपर जो लोग डालते हैं, जो मैन्योर डालते हैं, उससे फिर वो मिल जाता है, जिसके कारण जो प्लांट्स होते हैं वो आराम से इन न्यूट्रिशन को अपने अंदर ले सकते हैं. इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग एयर इनटू द सॉइल विच इज़ यूज्ड बाय द रूट्स टू ब्रीथ. अब ये क्या करता है, जो हवा होती है वो सॉइल में ये ट्रैप कर लेती है. ट्रैप करने के से क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो और आसानी उन लोग को होती है ब्रीथ करने में. इट हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो प्लोइंग है सॉइल की वो किस चीज़ में हेल्प करती है? सपोज आपने उसको पानी दिया है तो जो पानी का वो जो मॉइस्चर होता है प्लांट्स में वो ज़्यादा लॉन्गर पीरियड्स के लिए रह सकता है. इट हेल्प्स टू रिमूव अनवांटेड प्लांट्स एंड डिस्ट्रॉय द एग्स ऑफ इंसेक्ट्स और पेस्ट्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप इन द फ्यूचर. अब सॉइल की प्लोइंग एक और चीज़ में हेल्प करती है. किस चीज़ में हेल्प करती है? कि ये अनवांटेड प्लांट्स को हटा सकता है. जैसे वीड्स होते हैं, वीड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज़ वीड. ये उसको हटाने में पहली बात तो हेल्प करता है. दूसरी चीज़ ये जो इंसेक्ट्स के एग्स होते हैं, मतलब जो उनके बच्चे जब पैदा हो, जो बच्चे वाले एग्स होते हैं
और इंसेक्ट्स के और पेस्ट्स के, वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, जो एग्स होते हैं, वो क्रॉप को फ्यूचर में डिस्ट्रॉय कर सकता है, डैमेज कर सकता है उसको, जिसके कारण वो अच्छा नहीं निकलेगा। इसीलिए वो भी वो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लूज सॉइल ऑल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। दीज ऑर्गेनिजम्स convert decaying materials into humus, which in turn improves the fertility of the soil. अब जो लूज सॉइल होता है वो ग्रोथ, तो वो अच्छे सॉइल बैक्टीरिया और अर्थवर्म की ग्रोथ में भी यूज़फुल होता है, जो लूज सॉइल होता है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सॉइल बैक्टीरिया और अर्थवर्म होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो डिकेइंग मटेरियल है, ये जो डिकेइंग मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। आई एम नॉट श्योर इसको क्या बोलते हैं, बट इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विच हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो वेल। और उसकी और अर्थवर्म तो हम सब लोग जानते हैं कि ये सॉइल की फर्टिलिटी भी खा के बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव करता है। द टूल्स यूज्ड इन वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। अब जो टूल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए काम आते हैं, वो होते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। पहली, प्लो has been a basic tool for the most part of agricultural history. It consists of a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is the long wooden rod called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft, while the other end is placed on the animal's neck and that pulls the plow. Earlier plows were made of wood, but now these days iron plows are being used. सबसे पहला एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है हमारा प्लो इटसेल्फ। प्लो, अब एक प्लीज़ कंफ्यूज मत होना प्लोइंग और प्लो में, क्योंकि दोनों एक ही नाम रख दिया है। एनीवेज, ये एक बहुत ही बेसिक टूल है जो कि एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का पार्ट है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, हाँ, ये जो प्लॉशेयर है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं प्लॉशेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज द लॉन्ग वुडन रॉड कॉल्ड प्लो शाफ्ट. There is a handle at one end of the plow shaft, and the other end is the one that the animal pulls it. जो एनिमल होता है वो इसी के सहारे उसको पुल करता है. हम सब लोगों ने देखा होगा कि ये एक प्लो एक ऐसी चीज़ है, मतलब जब खेत वेत में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो बैल होती हैं वो इसको ऐसे कंधे पे रख के ऐसे चल रही होती हैं. तो इसका हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, इस वाले पैराग्राफ में इसका हम लोग को सिर्फ स्ट्रक्चर बताया गया है. तो क्या होता था, जो पहले वाले प्लो, जो अर्लियर प्लोज वर मेड ऑफ वुड, पहले लकड़ी के बनते थे, बट आजकल ये आयरन के बनते हैं. Plows were earlier pulled by oxen, horses and mules, and later by tractors. In many parts of India, plows are still drawn by animals, and as these are inexpensive. Plows जो पहले होते थे वो oxen, horses या mules से पुल हुआ करते थे. ये जानवर के नाम है. या और थोड़ी देर बाद ट्रैक्टर से होते थे. लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्ट्स इंडिया के पार्ट्स में अभी भी ये एनिमल से ही ये चीज़ होती है. क्यों? क्योंकि ये सस्ती है, ये इनएक्सपेंसिव है.
अब आ जाते हैं थर्ड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट पे, जिसका नाम है हो. हो इज़ अ टूल used for tilling. Tilling is another word for plowing, don't get confused. It consists of a flat iron blade set in a long flat iron blade set with a long wooden handle. It is mainly used to remove unwanted plants and for loosening the soil. For loosening the soil, yes. जो अब ये है हमारा हो क्या है? ये एक दूसरा क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है प्लोइंग के लिए, जो कि इसका दूसरा नाम टिलिंग है. ये क्या होता है? ये एक फ्लैट मुंह देख रहे हो, ये होता है एक फ्लैट ब्लेड, और इस ब्लेड पे ये बहुत ही लंबी सी वुडन हैंडल होती है. ये किस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती है? ज़्यादातर अनवांटेड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल वीड्स, इन सब को रिमूव करने के काम आती है और सॉइल को लूज़ करने के भी काम आती है. अब आ जाते हैं कल्टीवेटर पे. कल्टीवेटर इट इज़ अ मॉडर्न फार्म इम्प्लीमेंट. It has many metallic blades and attached to the tractor. It saves time and easy to operate. ये है हमारा कल्टीवेटर. प्लोइंग यूजिंग अ कल्टीवेटर. ये एक ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ है, और ये जो देख रहे हो ये इसका कह सकते हो वो इसी के ऊपर ये ब्लेड्स लगी हुई हैं जिसके कारण ये जब इसको चलाता है तो ये ब्लेड ऐसे खच चलती रहती हैं. वही सेम चीज़ करती है ये हो जैसा करता है, बस ये है कि हो ये मैनुअल है और ये मैनुअल नहीं है. ये एक इंसान मतलब मैनुअल है, बट ये एक ट्रैक्टर इसको कर रहा है और ये इसको हाथ से करना पड़ता है. ये क्या होता है? ये एक तो टाइम की बचत करता है और इसको ऑपरेट करना भी बहुत ईजी है. बट इसका डिसएडवांटेज है ये महंगा आता है, जहाँ पे ये चीज़ उतना महंगा नहीं आता है. लेवलिंग. अब आ जाते हैं लेवलिंग पे. प्लोइंग का छोटा भाई या बड़ा भाई, नहीं छोटा भाई. आफ्टर प्लोइंग द लैंड इज लेफ्ट विद बिग लम्प्स ऑफ सॉइल. जब प्लोइंग के बाद जो लैंड होता है वो सॉइल के बड़े बड़े उससे ये सॉइल ऐसे होता है जब इसके ऊपर ये कल्टीवेटर चलता है. तो ये कल्टीवेटर जब चल जाता है तो इसी के कारण ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसे हीप्स बन जाती हैं, हीप्स ऑफ सॉइल. तो इसको हमें सबसे पहले लेवल करते हैं. लेवल मतलब इनको बराबर करते हैं ताकि क्या हो, इधर नहीं लिखा है ताकि क्यों हो, बट मतलब सॉइल के लेवल होने मतलब सीड को बोने से पहले इसको लेवल किया जाता है. सो दैट ताकि वो एकदम बराबर ग्रो हो और बराबर मतलब हर एक चीज़ में बराबर हो. सारे जो एक साथ बोएंगे एक साथ जब कुछ बोओगे तब वो सारी चीज़ बैलेंस में होगी, एकदम लेवल्ड होगी. अब क्या है, अब ये चीज़ लेवल होती है एक दूसरे टूल से जिसका नाम होता है लेवलर. लेवलर क्या होता है? ये है एक लेवलर. ये भी एक ट्रैक्टर है और इसके पीछे ये बहुत ही बड़ा सा मेटल सिलेंडर है जिसको जब ये चलता है तो ये ऐसे रोल होती है. या तो ये बहुत सारे ये जो बड़े बड़े जो लम्प्स होते हैं सॉइल के, वो या तो एनिमल से होते हैं या एक ट्रैक्टर से. सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. अब सिलेक्शन मतलब ऐसे सीड्स जो अच्छे हों, अच्छी क्वालिटी के, उनको सेलेक्ट करना और उनको बोना. सेलेक्टिंग एंड सोइंग द सीड्स हैव टू बी डन बाय एक्सट्रीम केयर एंड अटेंशन टू गेट अ गुड क्रॉप यील्ड. ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से, बहुत एक्सट्रीम केयर एंड एक्सट्रीमली अवेयर होने से करनी है. यू नीड टू हैव अ वेरी नाइस अटेंशन जब आप सेलेक्ट कर रहे हो या उन लोग को बो रहे हो, ताकि आपको एक अच्छी क्रॉप मिले. ओनली क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड शुड बी सेलेक्टेड फॉर सोइंग. सिर्फ और सिर्फ साफ, हेल्दी मतलब तंदुरुस्त और बिना डिजीज़ के, बिना किसी चीज़ के
seeds select करने चाहिए. So guys, that's all for today's video. Next part will soon come, like maybe tomorrow or day after tomorrow. I really hope you enjoyed this video, and don't forget to like and subscribe to my channel, and I'll upload more academic videos for you to learn. And I hope you are doing very well in exams and in school. I love you always. Thank you so much for watching the full video, and Allah Hafiz.